नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर जम्मू से है, जहां फरीदाबाद में हथियारों का जखीरा बरामद। आतंकवादियों से कनेक्शन के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स, AK-47 और कारतूस बरामद किए हैं। एक घर में छापेमारी के दौरान जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर के घर से करीब 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। इस पूरे ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उधर हरियाणा पुलिस की तरफ से इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल यूपी के सहारनपुर से जम्मू एवं कश्मीर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों के चलते आतंकनाक से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में वहां की पुलिस ने फरीदाबाद में किराए पर रह रहे एक डॉक्टर के कमरे में छापा मारा तो 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। रविवार को जम्मू एवं कश्मीर पुलिस दलबल ने साथ फरीदाबाद पहुंची। यहां पर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकीर किराए के कमरे में रहता था। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर यहां पर रहता नहीं था, पर उसने केवल सामान रखने के लिए कमरा लिया था। पुलिस ने कमरे से 14 बैग बरामद किए हैं, जिसमें 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 राइफल, 84 कारतूस और केमिकल रखा गया है। इस मामले में डीसीपी NIT मोहम्मद अहमद ने मामले के बारे में जानकारी से इनकार किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने 3 महीने पहले ही किराए पर कमरा लिया था और रेड के दौरान 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। फिलहाल आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर दी है। 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से पूरे मामले का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। इस खबर को पूरा जानने के लिए शेख दाऊद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेख दाऊद, बताइए क्या है पूरी जानकारी इस मामले को लेकर। देखिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर ने पिछले हफ्ते यहाँ कश्मीर के एक हॉस्पिटल में एक छापा मारे, जिसके नतीजे में एक जो डॉक्टर है उसके जो पर्सनल जो लॉकर है उसके रूम में वहां से AK-47 रफल मिली। और उसके बाद पुलिस बड़े परेशान थे कि आखिरकार ये AK-47 रफल इस हॉस्पिटल के अंदर किस तरह पहुंची और किसका है। और उसके बाद उन्होंने लगातार इस पे तलाशी कार्रवाई जारी की और पूछताछ के डॉक्टरों को लिया गया है। और आज फरीदाबाद जो मैं भी एक डॉक्टर से 300 जो केजी आरडीएक्स बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसी इसके पीछे लगी है। कहीं ना कहीं ये बड़ा रैकेट ना हो सके, ताकि इस तरह कहीं और वेपन इस तरह हॉस्पिटलों में छुपाया गया है। तो इसलिए आज कहीं डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर लेंगे बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जता दी है। उनका यह बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी महागठबंधन के विरुद्ध बयान दे रही है। अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने का दावा किया है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा ने अकेले बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।
राजभर और उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर ने चुनाव के दौरान एनडीए के विरोध में लगातार कई चुनावी सभाएं किए हैं। दूसरे चरण की 34 सीटों पर सुभासपा प्रत्याशी एनडीए के खिलाफ मैदान में हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर सुभासपा के प्रत्याशी एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर मंगलवार को होना है। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, राजभर के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले बीजेपी के सामने एक बड़ी मुश्किल सामने दिख रही है कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने 64 सीटों पर बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और उनका दावा है, हाल में जो उन्होंने दावा किया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन रही है और ऐसी स्थिति में यदि उनके विधायक चुनाव जीत रहे हैं तो वो आरजेडी के साथ जाएंगे। तो ऐसे में एक विरोधाभासी बयान जो है ओपी राजभर के सामने से आया है, जो कि यूपी में तो एनडीए के सहयोगी हैं लेकिन बिहार में महागठबंधन का सहयोगी होने का दम भर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जो फाइनल नतीजे आएंगे वो किस करवट बैठ रहे हैं, उसमें महागठबंधन की उम्मीदें खरी उतरती हैं या एनडीए की। लेकिन जो धरातल पर स्थिति है वो बता रही हैं कि सुभासपा ने जो बिहार में 64 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उनकी जमानत भी कईयों की जब्त हो सकती है। जीतने की संभावनाएं इनकी बहुत कम है। जी, राजभर के बयान से क्या यूपी में भी राजनीति प्रभावित हो सकती है? देखिए, राजभर पार्टी अपने एनडीए के गठबंधन में रहते हुए भी कई बार कभी हां कभी ना वाली स्थिति का बयान देते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने में इनको समझाइश देती रही है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि अपने ही सहयोगियों और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ भी कई बार ये बयान दे चुके हैं और अपने बयानों से ये पलट गए हैं। तो फिलहाल ये जो बीजेपी स्थिति का आकलन कर रही है और यह उनकी 64 सीटों पर जो उम्मीदवार जीतने की दावेदारी है, उनमें कुछ खास दम नहीं लग रहा है। इसी लिहाज से बीजेपी अभी तमाम स्थितियों का आकलन कर रही है और उसके बाद जब नतीजे आएंगे उसी हिसाब से बीजेपी अपनी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर लेंगे। अगली बड़ी खबर लेंगे झारखंड से। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की जंग। झारखंड की बहुचर्चित घाटशिला विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के बीच माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में हैं, जबकि झामुमो ने दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र पर भरोसा जताया। इसके अलावा जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से घाटशिला में दोनों दलों के बीच तेज प्रचार अभियान देखने को मिला। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार को रोड शो किया और जनता से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। झामुमो अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन की लोकप्रियता और सहानुभूति लहर पर भरोसा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। पार्टी के बड़े नेता घाटशिला में लगातार डेरा डाले हुए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी प्रचार अभियान में भाग लिया।
खुद चंपई सोरेन भी गांव-गांव जाकर अपने पुत्र के लिए समर्थन मांग रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घाटशिला सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कट्टेदार है। जनता जिसे चुनेगी इसका फैसला 11 नवंबर को मतदान के बाद ही होगा। फिलहाल दोनों दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है घाटशिला, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए अंकिता, जैसे ही चुनावी जो सरगर्मी है बिहार के साथ साथ झारखंड में भी जो है चुनावी सरगर्मी उफान पर है। लोग जो है वो ये लोगों दोनों ही दलों के बीच, जैसे बिहार में एक प्रतिष्ठा का विषय है वैसे ही झारखंड में भी एक प्रतिष्ठा का विषय है। लोग दोनों दलों के लिए ये करो या मरो की स्थिति है कि ये किसी तरह से ये जो है उपचुनाव जीता जाए। क्योंकि गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जो है जो चंपई सोरेन थे, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और बाद में उनको हटाकर वो जो है मुख्यमंत्री खुद से अपने कमान संभाली, और इसके बाद इसी से क्षुब्ध होकर जो है चंपई सोरेन दल बदल लिए और बीजेपी में शामिल हो गए। और उनके पुत्र जो हैं इस बार जो बीजेपी उस पर अजमाइश लगा रही। एक चीज और जो सबसे बड़ा, जो सबसे ये अहम मसला है कि झारखंड जो है, झारखंड में जो संथाल का जो इलाका है जो वो पूरी तरह वो जेएमएम के लिए ही माना जाता है कि जेएमएम का गढ़ माना जाता है। और जेएमएम के गढ़ में एकमात्र जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एकमात्र जो है चंपई सोरेन ही बीजेपी से प्रत्याशी जीते थे। बाद बाकी सारी सीटें जो है जेएमएम के खाते में ही चली गई। तो इस बार फिर से वो स्थिति है कि एक सीट ही सिर्फ, मतलब घाटशिला जो है पहली बार जेएमएम भाजपा ने चंपई सोरेन के पुत्र उस पर अपने दाव लगाया है, बाबूलाल सोरेन पे लगा है। दूसरी तरफ सोमेश सोरेन को जो है सोमेश सोरेन जो जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं वो भाग आजमा रहे हैं, और इसके लिए दोनों ही दलों के लिए करो और मरो की स्थिति है। झारखंड के मुख्यमंत्री का ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, दूसरी तरफ ये भाजपा के लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। झारखंड के जो तमाम जो नेता है वो वहां पर कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और स्वयं उनकी पत्नी जो गांडी के विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो कमान संभाली हुई है, और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो ये उपचुनाव की झोली है वो अपने कब्जे में ले लिया जाए। दूसरी तरफ जो है भाजपा के भी जो है तमाम जो स्टार प्रचारक है, बाबूलाल मरांडी से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके और तमाम जो बीजेपी के आला अधिकारी हैं वो वहां पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। बहरहाल देखने वाली स्थिति होगी कि आने वाले दिनों में, ये तो 14 तारीख को ही पता चल जाएगा कि ये किसकी झोली में ये विजयश्री जाती है, लेकिन ये मामला दिलचस्प है। जी अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सीएम योगी जाएंगे जापान और सिंगापुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के मिशन में जुट गया है। इस लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं निवेश आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। वे जल्दी सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे, जहां रोड शो के माध्यम से विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा का खाका इन्वेस्ट यूपी तैयार कर रहा है। उनके दौरे से पहले एक 5 सदस्यीय टीम अगले सप्ताह सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएगी। इस टीम की अगुवाई इन्वेस्ट यूपी के एसीओ शशांक चौधरी करेंगे। यह टीम 2 दिन सिंगापुर और 3 दिन टोक्यो यानी कि जापान में रहेगी। दौरे के दौरान अधिकारी संभावित निवेशकों, वाणिज्य मंडलों और स्थानीय कारोबारियों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। लौटने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा कार्यक्रम अंतिम रूप से तय किया जाएगा। सीएम योगी का विजन उत्तर प्रदेश को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने है। राज्य सरकार ने इसके लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं ताकि विदेशी और देशी
दोनों निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है, अनुमोदन प्रक्रिया को तेज किया गया है और निवेशकों को हर स्तर पर राहत देने के उपाय लागू किए गए हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि विदेश कंपनियों को यूपी में उद्योग स्थापित करने में किसी तरह की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी ना हो। दरअसल इन्वेस्ट यूपी इस समय दुनिया के 8 देशों में रोड शो आयोजित करने की योजना पर काम कर रहा है। इनमें से 2 देशों सिंगापुर और जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे। उनके साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री भी विदेश यात्राओं पर जाएंगे। जल्दी यह घोषणा की जाएगी कि कौन मंत्री किस देश में रोड शो की अगुवाई करेगा। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम योगी के जापान और सिंगापुर दौरे का क्या मकसद है? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री का जो ये दौरा प्रस्तावित है सिंगापुर का, जापान का, जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो इसलिए भी अहम है कि क्योंकि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उत्तर प्रदेश का सरकार का प्रयास है, उसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और यही कोशिश है सरकार की कि जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बने, ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, निवेश हो। और इन्हीं सब लक्ष्यों को लेकर जो एक 5 सदस्यीय टीम है वो फिलहाल सिंगापुर और जापान का दौरा करेगी, वहाँ पर संभावनाओं की तलाश करेगी निवेश के लिए, और जिस तरह की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार को, उसके बाद मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, जो मुख्यमंत्री दौरे पर जाएंगे दोनों देशों के, और वहां पर वो इस बात का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक निवेश जापान से और सिंगापुर से उत्तर प्रदेश में लाया जाए। इसको लेकर एक इन्वेस्ट यूपी का गठन भी किया गया है, जो जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि प्रदेश में जो निवेश है, चाहे वो देश का निवेश हो या बाहर से निवेश आ रहा हो, उसको किस तरह से प्लान किया जाना है, उसको किस तरह से अधिक आसान बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में आए, अधिक से अधिक कंपनियां लगे, फैक्ट्रियां लगे, औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश का हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी सरकार का पूरा हो जल्द से जल्द। इन्हीं सब प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री का ये दौरा प्रस्तावित है, जिसके लिए पहले जो टीम जा रही है वो वहाँ पर एक रूपरेखा खींचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर लेंगे दिल्ली से। दिल्ली में प्रदूषण का दानव। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी के बीच वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को भी सुबह एक्यूआई आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा। राष्ट्रीय राजधानी में सीएसक्यूएम ने ग्रैब 3 जैसी पाबंदियां लगाने का भी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालत में भी मामूली सुधार ही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह भी दी है। रविवार को इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग जुटे थे और उन्होंने राजधानी में गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की थी। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से आपात उपाय करने की मांग की थी। उनका कहना है कि गंभीर होता वायु प्रदूषण उनकी जिंदगी पर असर डाल रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। आपको बता दें कि ग्रैब 3 के तहत कई पाबंदियां लगती हैं। गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी, सीमेंट, बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर रोक लग जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाती है। कक्षा 5 के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगती है। आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाती है रोक। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी जाती है। अगली बड़ी खबर लेंगे अमृतपाल से। अमृतपाल सिंह पर सुनवाई आज होनी है। पंजाब के खडूर साहिब ने सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में रखे जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में है।
18 मार्च 2023 को अमृतपाल को गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अपनी याचिका से में अमृतपाल ने कहा था कि एक निर्वाचित सांसद का कामकाज रोकना उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता विवेक चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सुनवाई में आज क्या होने वाला है? बिल्कुल, जो एनएसए लगाया गया है अमृतपाल के खिलाफ, उसको लेके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये कहा है कि उनको संसद सत्र में शामिल होने के लिए इजाजत दी जाए। साथ ही जो इनके ऊपर एनएसए लगाया गया है उसको हटाया जाए। उसका कारण ये है कि इस मामले में जब 2023 में ये मामला हुआ था, उसके बाद से इनको गिरफ्तार किया गया था फरीदकोट से। इसके बाद फिर इनके ऊपर एनएसए लगाया गया था 2 साल के लिए। उसके बाद फिर ये 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और वहीं इस मामले में इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की थी और उसमें ये कहा था कि चूंकि जो इनके ऊपर एनएसए लगाया गया और इनको जमानत नहीं मिल पा रही है, तो ये अपने संसदीय कार्यों का जो, क्योंकि ये सांसद हैं, तो ऐसे में जो उनके संसदीय कार्य हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए उनको संसद सत्र में जाने की इजाजत दी जाए। तो हाई कोर्ट में जो केंद्र सरकार की तरफ से थी ये जानकारी दी गई और ये कहा गया कि जो इनके प्रेजेंस वाली बात है उसको लेके जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्पष्टीकरण दे दिया कि उनके वहां अगर वो सत्र में शामिल नहीं हो पाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि जो एनएसए उनके ऊपर लगाया गया इसकी वजह से वो अपने संसदीय कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो उनको संसद सत्र में जाने की इजाजत दी जाए और जो उनका एनएसए है वो हटाया जाए, क्योंकि अमृतपाल के साथ उनके 9 साथियों पर भी एनएसए लगा था, जिनमें से सभी के एनएसए हटा दिए गए। सिर्फ इनके ऊपर ही एनएसए लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में एक मामले में जिनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, फरीदकोट में जो हत्या हुई थी 2023 में, उसको लेके इनके ऊपर एनएसए लगाया गया, तो उस एनएसए लगाए जाने पर सवाल उठाया है और अपने संसद सत्र के में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। उनका ये कहना है कि अगर एनएसए मेरे ऊपर लगाया गया है तो और जो अन्य साथी थे उनके ऊपर से एनएसए हटा दिया गया, तो सिर्फ मेरे ऊपर ही एनएसए क्यों लगाया गया। इस पर जो केंद्र सरकार है उसने बहुत स्पष्ट किया है कि अगर इनके ऊपर से एनएसए हटा दिया जाता है तो इनकी जो गतिविधि है और जो इनकी एक्टिविटी है वो कहीं न कहीं देश के लिए खतरा है। ऐसे में इनके ऊपर एनएसए 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। तो अब इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करने के बाद एक आदेश देता है कि इनको संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। दूसरा कि क्या एनएसए को लेकर केंद्र सरकार इस मामले में कोई जवाब दाखिल करता है जिससे ये कहा जा सकता है कि क्या इनके ऊपर एनएसए लगेगा या हटेगा। इसके लिए हमें सुनवाई का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर लेंगे मुंबई से। वन मंत्री गणेश नायक पर सुनवाई आज। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री गणेश नायक की विधानसभा चुनाव में हुई जीत पर सवाल उठाते हुए एक याचिका मुंबई हाईकोर्ट में दायर की गई। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार की एकल पीठ के समक्ष होनी है। यह याचिका उद्धव ठाकरे गुट के नेता मनोहर मांडवी ने दायर की है। मांडवी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि गणेश नायक की विधानसभा चुनाव में मिली जीत चुनावी अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक खामियों के कारण संदिग्ध है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से निवेदन किया है कि गणेश नायक की जीत को चुनौती देते हुए मतगणना प्रक्रिया की पुनः जांच या विस्तृत निरीक्षण कराई जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार की बेंच इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई आज करेगी। अदालत इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।